है मेरी टोपी पलट के आ। क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म में किशोरदा को सभी गीत गाने के लिए चुन लिया गया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद रफी साहब को बुलाना पड़ा। यही वो कहानी है जिसने किशोरदा, मोहम्मद रफी साहब और नवकेतन कैंप तीनों के संगीत सफर की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और क्या आप जानते हैं कि किशोरदा के एक मशहूर गीत का सबसे खूबसूरत पहलू रिकॉर्डिंग से ठीक पहले बदल दिया गया था। और सबसे दिलचस्प बात, अगर किस्मत ने 2 बार खेल न खेला होता तो शायद किशोरदा के करियर का एक बेहद यादगार संगीत अध्याय कभी लिखा ही नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सिंगिंग इमोशन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी भारतीय सिने संगीत के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की बात आती है तो ज्यादातर लोग 1969 की फिल्म आराधना का नाम लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको उससे भी 12 साल पहले की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे इतिहास ने वो महत्व कभी नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। आज की कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे 22 साल के नौजवान से जिसके एक फैसले ने आगे चलकर किशोरदा, मोहम्मद रफी साहब और नवकेतन तीनों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उस नौजवान का नाम था विजय आनंद। घर में उन्हें सभी प्यार से गोल्डी बुलाते थे। उस उम्र में जब ज्यादातर लोग फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक मौका तलाश रहे होते हैं, गोल्डी एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख चुके थे जिसमें सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि हर सीन, हर कैमरा एंगल, हर क्लोजअप और हर लॉन्ग शॉट पहले से ही दर्ज था। यानी वे सिर्फ कहानी नहीं लिख रहे थे बल्कि पूरी फिल्म अपनी कल्पना में पहले से ही निर्देशित कर चुके थे। सबसे पहले यह कहानी मशहूर निर्देशक शाहिद लतीफ तक पहुंची। गोल्डी ने जब उन्हें पूरी स्क्रिप्ट सुनाई तो वो इतने प्रभावित हुए कि उसी समय 500 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के तौर पर गोल्डी को दे दिया। आज ये रकम भले ही छोटी लगे, लेकिन उस दौर में किसी नए लेखक के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान था। आपकी कहानी ने मुझे सचमुच प्रभावित किया है। ये लीजिए 500 रुपए साइनिंग अमाउंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये मेरी पहली कमाई है। मैं इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये विजय आनंद की जिंदगी की पहली कमाई थी और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि उनकी कहानी अब बड़े पर्दे तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन किस्मत को शायद अभी कुछ और ही मंजूर था और कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि शाहिद लतीफ उस कहानी पर फिल्म नहीं बना सके और गोल्डी को अपनी स्क्रिप्ट वापस मिल गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद वही कहानी एक दूसरे निर्माता तक पहुंची। उन्हें भी कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने विजय आनंद को एडवांस दे दिया। एक बार फिर लगा कि इस बार सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन यहां भी बात नहीं बनी। निर्देशक कहानी में ऐसे बदलाव चाहते थे जिन्हें विजय आनंद उसकी आत्मा के खिलाफ मानते थे। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने बिना किसी डर के साफ कह दिया, अगर ये कहानी बदलनी है तो इस पर फिल्म ही मत बनाइए, और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट वापस ले ली। आपकी कहानी बहुत पसंद आई, ये एडवांस रखिए। हमें उम्मीद है कि ये फिल्म जरूर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर कहानी बदलनी है तो इस पर फिल्म मत बनाइए। शायद उस समय गोल्डी को खुद भी अंदाजा नहीं था कि अपनी कहानी से 2 बार समझौता न करने का यही फैसला कुछ ही महीनों बाद उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे कम उम्र का निर्देशक तो बनाएगा ही, साथ ही किशोरदा, मोहम्मद रफी साहब और नवकेतन कैंप के संगीत इतिहास में भी एक ऐसा मोड़ लेकर आएगा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि किशोरदा की वजह से रफी साहब की नवकेतन कैंप में एंट्री हुई, और कैसे इस घटना ने हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास बदल दिया। दोस्तों, ये वही दौर था जब देवानंद साहब के नवकेतन बैनर की अगली फिल्म महीनों से अटकी हुई थी। पूरी यूनिट एक ऐसी कहानी की तलाश में थी जो नई भी हो और दर्शकों को बांधे भी। इसी बीच नवकेतन के जनरल मैनेजर जेएल पराशर ने, जो गोल्डी की प्रतिभा से पहले ही प्रभावित थे, उन्होंने देव साहब से कहा, देव साहब एक बार गोल्डी की कहानी सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है ये फिल्म जरूर हिट होगी।
वैसे ये पहली बार नहीं था जब गोल्डी का नाम नवकेतन से जुड़ा था। इससे पहले भी वे अपनी होम प्रोडक्शन नवकेतन के लिए स्क्रिप्ट लिख चुके थे और उनकी पहली स्क्रिप्ट पर बनी फिल्म टैक्सी ड्राइवर बहुत कामयाब रही थी। इसलिए देव साहब भी जानते थे कि उनके छोटे भाई में कहानी लिखने का असाधारण हुनर है। देव साहब स्क्रिप्ट सुनने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन इस बार गोल्डी ने भी मन ही मन एक फैसला कर लिया था। 2 बार अपनी कहानी के साथ समझौता करने का दबाव झेलने के बाद वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने साफ संदेश भिजवा दिया, अगर मेरी कहानी पर फिल्म बनेगी तो उसका निर्देशन मैं ही करूंगा। अगर उनकी कहानी पर फिल्म बनेगी तो डायरेक्शन भी वही करेंगे। गोल्डी को कोई तजुर्बा नहीं है, उससे कहो बेवकूफी ना करे, कहानी सुनाए। उस दौर में सिर्फ 22 साल के एक नौजवान की ऐसी बातें सुनकर कोई भी हैरान हो जाता। देवानंद साहब भी चौंक गए। पहले तो उन्होंने ये शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद महाबलेश्वर जाने का कार्यक्रम बना। रास्ते में देव साहब ने गोल्डी से कहा कि समय है, अब पूरी कहानी सुना दो। गोल्डी स्क्रिप्ट सुनाने लगे और देव साहब पूरे रास्ते चुपचाप सुनते रहे। महाबलेश्वर पहुंचने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गोल्डी को लगा कि शायद कहानी उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय अच्छा है, पूरी कहानी सुना दो। ये कहानी एक ऐसे कारदार स्टूडियो 10 दिन के लिए बुक कर लो। अगला प्रोडक्शन शुरू होगा और उसका निर्देशन करेगा गोल्डी। देव साहब सीधे टेलीफोन के पास पहुंचे, नवकेतन ऑफिस का नंबर मिलाया और कहा, कारदार स्टूडियो 10 दिन के लिए बुक कर लो। अगला प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा और उसका निर्देशन करेगा गोल्डी। सिर्फ एक फोन कॉल ने 22 साल के उस नौजवान की जिंदगी बदल दी। विजय आनंद हिंदी सिनेमा के सबसे कम उम्र के निर्देशकों में शामिल हो चुके थे। दोस्तों, ये वही फिल्म थी जिसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर स्थापित किया। और अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प अध्याय, किशोरदा से जुड़ा हुआ अध्याय। फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी हमेशा की तरह सचिन देव बर्मन यानी सचिन दा के पास थी और गीत लिख रहे थे मजरू सुल्तानपुरी। लेकिन इस बार विजय आनंद की सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने बर्मन दादा से कहा, दादा मैं ऐसे गाने नहीं चाहता जो कहानी को रोक दें। गीत ऐसे होने चाहिए कि लगे जैसे कहानी का ही हिस्सा है, जैसे नायक और नायिका एक दूसरे से बातें कर रहे हों। पहला बादल में क्या किसी का आंचल। बर्मन दा और मजरू साहब को यह विचार इतना पसंद आया कि वे तुरंत इस दिशा में काम करने लगे और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे संगीत का सफर जिसे आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत साउंड ट्रैक में गिना जाता है। ओ आजा पंछी अकेला है, अब आती है वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। शुरुआती योजना ये थी कि देव साहब पर फिल्माए गए सभी गीत किशोरदा ही गाएंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 नहीं बल्कि सभी गीत। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कुछ ही महीने पहले आई पेइंग गेस्ट में भी किशोरदा ने ही देव साहब के लिए गीत गाए थे और वे सारे गीत जबरदस्त हिट रहे थे। छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। उस समय तक देव साहब और किशोरदा की जोड़ी दर्शकों की पहली पसंद बन चुकी थी और बर्मन दादा भी जानते थे कि किशोरदा की चंचल और मस्ती भरी आवाज देवानंद साहब की स्क्रीन पर्सनैलिटी पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई और किशोरदा ने पहले 2 गीत रिकॉर्ड भी कर लिए। पूरी यूनिट बेहद खुश थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद परिस्थितियां पूरी योजना बदल देंगी। इसी दौरान रिकॉर्डिंग के समय एक और दिलचस्प घटना हुई। एक ड्यूएट सॉन्ग की पहली लाइन में मजरू साहब ने लिखा था,
आंखों में क्या जी सुनहरा बादल। गोल्डी यानी विजय आनंद साहब ने गीत पढ़ा, कुछ पल सोचा और मुस्कुराते हुए बोले, मजरू साहब ये गीत चांदनी रात में फिल्माया जाएगा। अगर सुनहरा की जगह रुपहला बादल कर दें तो सीन और गाना दोनों एक दूसरे से और खूबसूरती से जुड़ जाएंगे। मजरू साहब, अगर ये गीत चांदनी रात में फिल्माया जाएगा तो सुनहरा बादल की जगह रुपहला बादल। जरा सोचिए, सामने मजरू सुल्तानपुरी जैसे महान गीतकार और सुझाव देने वाला सिर्फ 22 साल का एक नया निर्देशक, लेकिन मजरू साहब को यह सुझाव इतना पसंद आया कि उन्होंने बिना किसी झिझक के सुनहरा की जगह रुपहला लिख दिया। आज भी जब हम ये गीत सुनते हैं तो उसमें रुपहला बादल ही सुनाई देता है। रुपहला बादल। सब कुछ सही चल रहा था। किशोर दा 2 गीत रिकॉर्ड कर चुके थे, बाकी गीतों की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी फिल्म शुरू से आखिर तक किशोर दा की आवाज में ही सुनाई देगी। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती और इस बार हालात ऐसे बने कि खुद किशोर दा को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने न सिर्फ इस फिल्म के संगीत की दिशा बदली बल्कि मोहम्मद रफी साहब की नवकेतन कैंप में एंट्री का रास्ता भी खोल दिया। जिस समय इस फिल्म का संगीत तैयार हो रहा था उसी दौर में किशोर दा का जीवन बेहद व्यस्त और उलझनों से भरा हुआ था। एक तरफ वे लगातार फिल्मों में अभिनय कर रहे थे और दूसरी तरफ अपनी फिल्मों के निर्माण में भी व्यस्त थे। सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग्स, शूटिंग, स्टूडियो से स्टूडियो भागदौड़ और इसी बीच उनका निजी जीवन भी कठिन दौर से गुजर रहा था। रूमा जी के साथ वैवाहिक संबंधों में तनाव बढ़ चुका था। किशोर दा एक ओर अपने वैवाहिक जीवन को संभालने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ओर लगातार काम भी कर रहे थे। किशोर दा के जीवन में घट रही इन सब घटनाओं का परिणाम ये हुआ कि जिस फिल्म के सभी गीत किशोर दा को गाने थे उसी फिल्म के बाकी गीत वे रिकॉर्ड ही नहीं कर सके। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। और यहीं से इस कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सचिन देव बर्मन के सामने अब फिल्म को समय पर पूरा करने की चुनौती थी। ऐसे में उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को बुलाया और रफी साहब ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। संभवतः ये पहला अवसर था जब सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में रफी साहब देवानंद साहब की आवाज बने। इससे पहले देव साहब के लिए बर्मन दादा की पहली पसंद या तो किशोर दा होते थे या फिर हेमंत दा। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने, अपना दिल तो आवारा। यहीं से इतिहास ने करवट बदली। इस फिल्म में रफी साहब ने देवानंद साहब के लिए 2 गीत रिकॉर्ड किए। आजा पंछी अकेला है, कली के रूप में चली हो धूप में कहां। और यहीं से लगभग 7 साल तक जबकि किशोर दा अपनी व्यस्तताओं के चलते उपलब्ध नहीं थे, रफी साहब नवकेतन में देवानंद साहब की आवाज बनते चले गए। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो रफी साहब की नवकेतन कैंप में आधिकारिक शुरुआत की वजह कहीं न कहीं खुद किशोर दा की गैर मौजूदगी बनी। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। विडंबना देखिए, जिस फिल्म में शुरुआत में सभी गीत किशोर दा गाने वाले थे उसी फिल्म ने आगे चलकर रफी साहब और नवकेतन की एक यादगार साझेदारी की नींव रख दी। दोस्तों, इसी वजह से हमने कहा था कि एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किशोर दा ही रफी साहब की नवकेतन कैंप में एंट्री का कारण बने। लेकिन इन सब घटनाओं के बावजूद अगर आज भी इस फिल्म की सबसे बड़ी पहचान किसी चीज से है तो वो है किशोर दा के गाए वे 2 अमर गीत। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम है राही प्यार के।
ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि उस दौर के युवाओं की बेफिक्र जिंदगी का प्रतीक बन गया। दिलचस्प बात यह भी है कि इस गीत में जो मशहूर सीटी सुनाई देती है उसे किशोरदा ने नहीं, बल्कि उनके बड़े भाई अनूप कुमार ने बजाया था। आज भी बहुत से संगीत प्रेमी इस तथ्य से अनजान हैं। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली। किशोरदा ने इस गीत को जिस सहजता और मस्ती के साथ गाया, उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे गा नहीं रहे बल्कि जिंदगी को खुलकर जी रहे हों। उनकी गायकी की यही सबसे बड़ी खूबी थी। हर शब्द, हर मुस्कान और हर शरारत उनकी आवाज में महसूस होती है। पहला बादल। अब जरा दूसरे गीत की बात करते हैं। आंखों में क्या जी रुपहला बादल। किशोरदा और आशाताई की आवाजों की शरारत, एक दूसरे से सवाल जवाब का अंदाज और विजय आनंद की कल्पना, इन तीनों ने मिलकर इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। और यही वो गीत है जिसमें आज भी विजय आनंद द्वारा सुझाया गया रुपहला बादल हमेशा के लिए दर्ज है। इस फिल्म का संगीत आज भी उतना ही ताजा महसूस होता है। हम उसी के होलिए जो भी प्यार से मिला, हम उसी के होलिए। बाद में महेश भट्ट ने अपनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं में हम है राही प्यार के को खूबसूरत श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, आगे चलकर आमिर खान और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म का नाम भी हम है राही प्यार के रखा गया, जो इसी फिल्म को एक श्रद्धांजलि था। यानी एक गीत ने अपनी फिल्म से कहीं आगे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। दोस्तों, बहुत से लोग 1969 की आराधना फिल्म को हिंदी फिल्म संगीत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि उसी दौर से किशोरदा ने प्लेबैक सिंगिंग में नए कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन 1957 के इस टर्निंग पॉइंट की चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि इस फिल्म में किशोरदा की गैर मौजूदगी के कारण ही रफी साहब की नवकीर्तन कैंप में एंट्री हुई। और इतिहास गवाह है कि उसके बाद सचिन देव बर्मन के संगीत में रफी साहब ने अपने करियर के कई कालजयी गीत गाए। यानी इतिहास ने एक ऐसा संयोग रचा जहां एक महान गायक की गैर मौजूदगी ने दूसरे महान गायक के लिए एक नया अध्याय खोल दिया। और फिर ठीक एक दशक बाद किस्मत ने फिर से रुख बदला और अब की बार तकदीर किशोरदा के साथ थी। दोस्तों, एक 22 साल के निर्देशक का आत्मविश्वास, सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी की लेखनी, किशोरदा की अनोखी गायकी और रफी साहब तथा देवानंद साहब की ऐतिहासिक साझेदारी, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक सच्चा मील का पत्थर बना दिया। दोस्तों, अब आपकी राय जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि अगर किशोरदा इस फिल्म के सभी गीत गा देते तो क्या रफी साहब की नवकीर्तन कैंप में एंट्री इतनी जल्दी हो पाती, या फिर किस्मत ने जो किया वो हिंदी फिल्म संगीत के लिए सबसे सही साबित हुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि किशोरदा से जुड़े ऐसे ही अनसुने किस्से सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।